Hello students, in this video we will cover the last chapter of the equity derivative module, that is sales practices and investor protection services, and this is the 10th chapter of equity derivative module. So actually it's more of a जागो ग्राहक जागो वाला थिंग, और यहाँ पे ये बताया है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री के अंदर और आपको कैसे क्लाइंट को टैकल करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जब आप उनको रिकमेंडेशन या किसी तरीके की एडवाइजरी देते हैं, तो किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या सेबी की नज़र के अंदर इट्स अ रॉन्ग डूइंग, या कहते हैं ना कि जो सेबी को ये ऐसा लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपने गलत किया है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मार्केट में, ये आपको ध्यान रखने हैं अपने थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इज हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। आपको ये छलावा नहीं देना है क्लाइंट को डील आउट करते हुए कि यहाँ पे यू प्रॉमिस हाई रिटर्न्स और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर नथिंग इज रिस्क फ्री अनटिल एंड अनलेस इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है फाइनेंशियल दुनिया के अंदर, नथिंग इज रिस्क फ्री अनटिल इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, और इवन गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट करती है। थैंक्स टू आर गवर्नमेंट, अभी तक उन्होंने तो कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, लेकिन दुनिया में देखा गया है वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड कई सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने अपने बॉन्ड्स पे या फिर अपनी सिक्योरिटीज़ पे डिफॉल्ट करा है। ठीक है, तो द थिंग इज कि इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट प्रॉमिस स्पेक्टेकुलर प्रॉफिट्स और गारंटीड रिटर्न्स। गारंटीड रिटर्न्स, आरबीआई का भी एक कैंपेन चलता है, गारंटी रिटर्न्स कुछ नहीं होता है, गारंटी रिटर्न मार्केट में नहीं होते हैं, और अगर वो गारंटी है दैट शुड बी बैक्ड बाय सम अदर एसेट। अगर वो गारंटी ले रहा है तो आप देखो कि गारंटी में क्या कुछ सब फुल प्रूफ गारंटी या फिर वो एक बात बोलने से गारंटी नहीं होती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल में क्लेम दैट अनरियलिस्टिक रिटर्न्स कैन बी रियलाइज फ्रॉम अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो लो रिस्क कुछ नहीं होता है। वन हैज टू कीप इन माइंड नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। उन्होंने भी यही कहा है कि रिस्क फ्री यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा, और लेकिन अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं करा तो इट विल ऑलवेज आउट ग्रो योर रिटर्न, और आउट ग्रो एक बार कर गया तो आपको आपका कैपिटल लॉस होगा और आपकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज अगर आप किसी को देते हैं तो कैसे देंगे? ईदर यू कैन डू इट ऑन योर ओन, आप एक इंडिविजुअल हैं, या फिर एक फर्म के थ्रू, क्योंकि मे बी यू विल एक्ट एज अ डीलर, मे बी यू विल बी हायर एज अ डीलर। तो कहीं ना कहीं लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि सर कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कहाँ पैसे लगाऊँ, कहाँ से नहीं। तो यू हैव टू केयरफुल व्हेन यू आर एडवाइजिंग देम कि आप किस बेसिस पे दे रहे हो, और बहुत केयरफुल रहना है कि सामने वाले को लॉस ना हो। ठीक है, he has a duty to act in the best interest of their clients। आपको पता होना चाहिए उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसका एज ग्रुप क्या है। भाई वो एजेड ज़्यादा है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम रहेगी, और अगर वो यंग है समवेयर इन द मिड ऑफ 30s तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो उसी हिसाब से आपको उसको एडवाइस करना है। ठीक है, तो सारे पहलू को इन्वेस्टर के समझना है, उसके इनकम ग्रुप को समझना है, एज ग्रुप को समझना है, और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको समझना है। So investors should be careful to review their monthly account statement and to conduct annual reviews of their investment plans। यहाँ पे एक एडवाइस है इन्वेस्टर्स के लिए भी कि वो अपने मंथली रिपोर्ट्स को देखें, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स को समझे कि यहाँ पे कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो डिडक्ट नहीं करे हुए ब्रोकर्स ने, क्योंकि जनरली ऐसा देखने को मिलता है, लोगों को ये कंप्लेन रहता है कि उनके अकाउंट से इतने पैसे फालतू के निकाल लिए गए हैं, जो अनअकाउंटेड मनी है वो एज अ एक्सपेंस उन्होंने ब्रोकर्स ने चार्ज करी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इन्वेस्टर्स को भी। देन कम्स अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। अगेन वही है कि आपको ध्यान रखना है उसका रिस्क टॉलरेंस कितना है, उसका एज ग्रुप कितना है, और उसका इनकम ग्रुप क्या है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की रिस्क टॉलरेंस नहीं है और आप उनको स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव ट्रेडिंग बता रहे हो, ऑप्शंस और फ्यूचर्स बता रहे हो। और आजकल एक वैसे भी कैंपेन चल रहा है सेबी का, जिसमें उन्होंने वो कैंपेन में क्या बताते हैं कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स इन डेरिवेटिव सेगमेंट लूज देयर मनी। वहाँ पे उनको लॉस ही आता है 90% ट्रेडर को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आप ब्रोकरेज जनरेट करने के चक्कर में, रेवेन्यू जनरेशन के चक्कर में किसी का लॉस ना होने दें। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है, वो फेथ जो है वो लूज हो जाता है, और फिर वो मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और पेनी स्टॉक्स भी नहीं बताने हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज़
बहुत जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना टर्नओवर होगा, और जितना टर्नओवर होगा उतनी ब्रोकरेज जनरेट होती है। तो पेनी स्टॉक्स में रिकमेंड नहीं करना है, ठीक है ना। रादर आपका एफर्ट क्या होना चाहिए, यू शुड एजुकेट देम, और इन्वेस्टर सेमिनार्स होने चाहिए, और सेबी ने सबको रिकमेंड भी करा है, और ये आजकल क्वाइट ये मतलब एक्सटेंसिवली एक्टिव है ये पूरी कम्युनिटी, मतलब इन्वेस्टर सेमिनार्स बहुत हो रहे हैं। कोई भी ब्रोकर है, दे आर हार्डली इनटू एजुकेटिंग द इन्वेस्टर क्लास, ट्रेडिंग क्लास, इन्वेस्टर क्लास, कोई भी ब्रोकर है, सबके आजकल कैंपेन्स चल रहे हैं, सबके चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और सबने टाइप्स करा हुआ है टू एजुकेट द ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो आपको इस सेमिनार को कंडक्ट कराना है, पार्ट करना है, ताकि यू कैन एजुकेट द ट्रेडिंग कम्युनिटी। उसके बाद चर्निंग है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको एक पोर्टफोलियो का क्लाइंट मिलता है, आपने पीएमएस सर्विसेज दी है किसी को, तो आप उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, लेकिन अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको ब्रोकरेज मिलती है, आपको 1 करोड़ का वो मिला पोर्टफोलियो, तो आपको तो अपना ब्रोकरेज जनरेट करना है, सामने वाले को अपना रिटर्न कमाना है। तो आप कभी कभी ब्रोकर्स क्या करते हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने लग जाते हैं 1 करोड़ रुपए से, ताकि जल्दी जल्दी ब्रोकरेज जनरेट कर सकें। उनके रिटर्न्स पे फोकस नहीं रहता, लेकिन अपनी ब्रोकरेज पे ज़्यादा फोकस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर्निंग। तो चर्निंग रेफर्स टू व्हेन सिक्योरिटीज प्रोफेशनल मेकिंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव ट्रेड इन कस्टमर अकाउंट फॉर द सोल पर्पस ऑफ जनरेटिंग कमीशन, ठीक है। तो कमीशन और ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए आपको अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं करवाने हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्केट चर्निंग। तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। आपका ब्रोकर जरूर बोलेगा, आपका बॉस जरूर बोलेगा, बट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू एक्ट वेरी प्रूडेंटली एंड केयरफुली। देन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। उनका मैरिटल स्टेटस देखो, उनका ऑक्यूपेशन देखो, उनके डिपेंडेंस देखो, फैमिली इनकम, ये पूरा समझो। उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है, और इसी हिसाब से आप उनको एडवाइस करो, इसी हिसाब से आप उनको रिकमेंड करो। देन रिटर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पहले ये समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग होता है काले धन को सफ़ेद में कन्वर्ट करना, काले धन को सफ़ेद करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन या सफ़ेद धन के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी एक्टिव विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आप एक बार एक हिट लिस्ट में आ गए गवर्नमेंट की, तो यू विल बी इन डीप मेस। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इन तरीके की चीज़ों में या इस तरीके की ट्रांजैक्शंस में आप ना फंसे। और आपको ऐसे सारे सिस्टम और सारे प्रोसीजर्स लगाने हैं, एक चेक लगाना है अपने सिस्टम्स के अंदर, ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा चेक लगाना है जिसमें आपको ये पता रहे कि सामने वाले का जो पैसा है वो सफ़ेद धन है, यानी अकाउंटेड मनी है, अनअकाउंटेड मनी नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स एक्सेप्ट पेमेंट्स ओनली थ्रू चेक्स। कैश के थ्रू पेमेंट्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो एनईएफटी होता है या फिर चेक के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं, ताकि उनको ये पता रहे कि सामने वाले के बैंक से ये पैसा आ रहा है, तो बैंक में तो अकाउंटेड मनी ही होगी। एनीवेज आपको ब्यौरा तो देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं बैंक ट्रांजैक्शन को ही सपोर्ट करें, कैश ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करा के ये सब काम ना करें। देन इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस मैकेनिज्म। तो सारे ब्रोकर्स के पास एक ग्रीवियंस मैकेनिज्म होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर्स के टर्मिनल में डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हॉल्ट कर जाते हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो एक्सचेंज के पास है। आप ब्रोकर्स की हम कंप्लेन करनी है तो हम एक्सचेंज पे कर सकते हैं। तो एक्सचेंज के पास भी एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। और उसके बाद अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास भी नहीं है तो फिर सेबी के पास तो है ही। तो सेबी का जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं स्कोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप ब्रोकर्स के लिए एक्सचेंज के खिलाफ या फिर कोई भी मार्केट इंटरमीडियरी है जो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। सो इज़ अ वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, सेंट्रलाइज ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है, और कहीं से भी बैठे बैठे आप एक ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पे आप कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के साथ। और आपको जैसे आप कंप्लेन फाइल करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और उस रेफरेंस को आप अपने फर्दर कम्युनिकेशन में जो है डाल भी सकते हो, और इसको आप ट्रैक और फॉलो अप भी प्रॉपर कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो दिस वॉज
equity derivative module for you. So I guess we have covered every chapter, and we have covered the best of the topics and those topics which have the maximum probability to be asked in the exams. तो एक बार आप इसको स्टडी मटेरियल को गो थ्रू जरूर करना, और अगर टाइम मिले तो आपको NISM का वर्कबुक भी गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है. एंड फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट टू try our mock test, then you can go through our website nismexams.in, and we have dedicated mock tests which will help you prepare for the exams. Okay, if you like the video, if you like our content, just hit the like button, and keep on looking for our channel, and hit the subscribe button as well. Thank you. Have a nice day. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.